एस्कॉर्ट अस्पताल पहुंचे और वैक्सीन लगवाई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर कपिल देव खुद अस्पताल पहुंचे और वैक्सीन लगाई है, जबकि अब एक बार फिर बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला 1 तारीख से शुरू हो चुका है। और इसी कड़ी में मशहूर प्रो क्रिकेटर कपिल देव भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया है। कुछ देर पहले ही वो दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल पहुंचे थे और यहां कपिल देव ने वैक्सीन लगवाई है। लेकिन एक संतोष का भाव उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। दूसरे चरण में ये वैक्सीन अब लगाई जा रही है। वर्गीकृत करके अलग अलग लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। इसमें 60 साल से ऊपर के लोगों को ये वैक्सीन लग रही है। इसी कड़ी में 1 तारीख को प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाई और अब एक एक कर तमाम वो लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं, कपिल देव उन्हीं में से जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, अस्पताल जा। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव भी पहुंचे अस्पताल और कोरोना वैक्सीन का पहला डोज इन्होंने लिया है। कुछ देर पहले ही कपिल देव पहुंचे थे दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल और यहां वैक्सीन उन्होंने लगवाई। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां आयकर विभाग ने फिल्म निर्माता और निर्देशक अनुराग कश्यप, विकास बहल और अभिनेत्री तापसी पन्नू के ठिकानों पर छापेमारी की है। मुंबई में इन कलाकारों के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने एक साथ छापेमारी की है। इनकम टैक्स के अफसर फैंटम फिल्म से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल में जुटे हुए हैं। टैक्स चोरी के आरोप में यह पड़ताल की जा रही है और आयकर विभाग 22 जगहों पर यह छापेमारी कर रहा है। छापे के दौरान अधिकारियों ने अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू के घर से लैपटॉप समेत कई दूसरी चीजें भी अपने कब्जे में ली है और उसमें पड़ताल की जा रही है। आरोप है कर चोरी का, टैक्स चोरी का, और इसीलिए इनकम टैक्स के तमाम अधिकारी तकरीबन 22 जगहों पर ये छापेमारी कर रहे हैं। लेकिन खास बात ये कि अनुराग कश्यप, विकास बहल और तापसी पन्नू से जुड़े ऐसे कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन एक और बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है पुणे से, जहां गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने की जानकारी के बाद वहां दमकल की कई गाड़ियां पहुंची है और आग बुझाने की कोशिश जारी है। अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग लगने की आखिर वजह क्या है, लेकिन प्राथमिकता ये कि इस आग को और ज्यादा बढ़ने से रोका जाए। दमकल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश इस बात की भी कि ये आग और आसपास के इलाकों में ना फैले और होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। लेकिन जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, धुएं का काला गुबार आसमान छूता नजर आ रहा था। खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां पर एक गोदाम में यह भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। दमकल के कर्मचारी लगातार इस आग पर काबू पाने की मशक्कत कर रहे हैं। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, आखिर ये जहां आग लगी, क्या ताजा हालात बने हुए हैं? देखिए, जो ताजा जानकारी फायर ब्रिगेड के मुताबिक मिल रही है, उसके मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है और इस वक्त जो कूलिंग का काम है वो फायर ब्रिगेड के द्वारा चलाया जा रहा है। सबसे अहम चीज ये है कि जो गोडाउन था जहां पर ये आग लगी थी, उस वक्त वहां पर कोई शख्स मौजूद नहीं था, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना जो है वो होने से बच गई है। क्योंकि आप आग की अगर लपटें देखें तो काफी ऊपर तक उठ रही है, धुएं का गुबार अगर देखेंगे तो काफी ऊपर तक उठ रही है। तो जाहिर तौर पर वहां पर उस वक्त गोडाउन में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। लेकिन आग को बुझाने में करीब 1 घंटे का वक्त, जो जानकारी मिल रही है कि फायर ब्रिगेड की टीम को लगा है, 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, आग को बुझा लिया गया है और कूलिंग की प्रक्रिया इस वक्त फायर ब्रिगेड के द्वारा की जा रही है। तो ये तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। पुणे में एक गोदाम में आग लगी थी, लेकिन इस आग पर अब काबू पा लिया गया है। हमारे सहयोगी दिवाकर जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि अब आग की लपटें उठनी बंद हो गई है, कूलिंग का काम चल रहा है। लेकिन अब कोशिश ये है कि जो नुकसान हुआ है वो और ज्यादा ना हो और आकलन किया जा रहा है कि आखिर किस वजह से ये आग भी लगी थी। दिवाकर, क्या पता चल पाया ये किस चीज का गोडाउन था, आग लगने की वजह क्या थी? देखिए, ये जानकारी तो अभी तक नहीं मिल पाई है कि किस चीज का गोडाउन था, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि जब आग पर काबू पा लिया गया है, उसके बाद से सर्च ऑपरेशन लगातार जो है
वो फायर ब्रिगेड की तरफ चलाया जा रहा है। पता करने की ये कोशिश की जा रही थी कि क्या कोई अंदर नहीं था, लेकिन ताजा जानकारी जो मिली है कि अंदर कोई मौजूद नहीं था। फिर भी एहतियात के तौर पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, ताकि जो कोई अगर अंदर हो जिसका पता लगाया जा सके क्या अंदर कोई है। और अहम चीज ये कि अब ये फायर ब्रिगेड जब जांच करेगी तभी ये सामने आ पाएगा कि आखिर ये आग किस वजह से लगी है। लेकिन फायर ब्रिगेड इस पूरे मामले में फिलहाल आग लगने की वजहों को स्पष्ट नहीं। उत्तर प्रदेश में किसी ने कहा कि आजकल जो बयार है, जो हवा है, जो बह रही है, उसमें टोपी बड़ी अहमियत रख रही है। श्रीवास्तव जी, लोगों ने कहा कि टोपी की भी अहमियत है और लोगों ने कहा कि टोपियों के लेकर कमेंट हो रहे हैं। टोपी के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा तो उसके बहुत लंबे अभिप्राय थे। 2017 में उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार बनी तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। लेकिन ये लाल और नीली टोपी की आड़ में जो टोपीधारी अपराधी, नहीं, लाल और नीली टोपी आप क्या कहते हैं? मतलब इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, लाल और नीली टोपी का अभिप्राय उत्तर प्रदेश में हो गया था कि या तो ये गुंडे हैं या गुंडों को संरक्षण देने वाले हैं, और इसके सैकड़ों दृष्टांत हैं। आज वो लोग परेशान क्यों हैं? जब ऐसे संगठित अखिलेश जी कहते हैं बदली हुई समाजवादी पार्टी है, निश्चित रूप से अखिलेश जी की बेचैनी स्वाभाविक है, क्योंकि ये सारे अपराधी तो उन्हीं का शासनकाल में फले फूले। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार जब उनकी हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर रही है, बुलडोजर से ध्वस्त कर रही है, लोगों को जान बचाने के लिए दूसरे प्रदेशों में भागना पड़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जो लोग उनको संरक्षण देने वाले हैं उन टोपी वालों को तो स्वाभाविक रूप से दिक्कत होगी। सुमैया जी, वैसे तो आपका तारुफ कुछ और है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ बात तो ये बंटवारा पॉलिटिक्स पे करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, वक्त और हालात के साथ बदलना पड़ता है। लेकिन आपकी अबा हुजूर की तो बातें ये हैं कि वो जोड़ने की बात है, लेकिन यहाँ पर तो बात पॉलिटिक्स है, और इन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया। जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनके ही लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगी कि ए तासुब के आईना खानो, तुमको आबाद किसने रखा है, कोई दीवार तक नहीं हिलती, संगे बुनियाद किसने रखा है। क्या आवाज है। मैं बहुत ठीक तरीके से इसको वाजे कर देना चाहती हूं। जहां पर लाल टोपी, नीली टोपी की बात हो रही है, मैं ये पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी से कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कभी लिबास से किसी को पहचान लेते हैं, आप टोपी। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में 2 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मुद्दे पर लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही थी, लेकिन अब इस वक्त की ये एक बड़ी खबर, पुलिस लगातार इन आरोपियों की तलाश में, और अब 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ के विरोध में एक किसान की हत्या के मामले में ये एक बड़ी खबर है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 और आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इन दोनों आरोपियों पर आज ही पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। हालांकि हत्याकांड का मुख्य आरोपी गौरव शर्मा अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस ने गौरव शर्मा पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। लेकिन अब इस पूरी पड़ताल में 2 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भले ही मुख्य आरोपी गौरव शर्मा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है, लेकिन आज ही 25-25 हजार के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस लगातार फरार आरोपियों की तलाश में थी, और ये एक बेहद अहम मामला भी, जिस पर लगातार सियासी बयानबाजी भी होती रही आरोप प्रत्यारोप की। लेकिन उत्तर प्रदेश के हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर किसान की हत्या के मामले में अब पुलिस ने हत्याकांड में ही शामिल 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों आरोपियों पर आज ही पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया था, और इन दोनों की गिरफ्तारी आज कर ली गई है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी गौरव शर्मा बताया जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त से गौरव शर्मा अब भी बहुत दूर है। पुलिस ने गौरव शर्मा पर भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है, लेकिन अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद पुलिस की सख्ती। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, क्या बताया जा रहा है इन 2 लोगों को जो गिरफ्तारी हुई है, इनाम जिन पर घोषित किया गया था, किस तरह का आरोप इन 2 आरोपियों पर है?
देखिए, बिल्कुल इन पर सीधा तौर पर आरोप है कि चूंकि ये गौरव शर्मा के सहयोगी रहे हैं, या जिस तरह गौरव शर्मा के ऊपर 1 लाख का इनाम पुलिस ने रखा था, तो इस कांड को लेकर काफी चूंकि कई सारे सवाल खड़े हो गए थे, विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा था। अब 2 गिरफ्तारियां हुई, अब इनसे पूछताछ में कई सारी चीजें, जो तथ्य है वो सामने आया है, तो निश्चित तौर पर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली और पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि इसके बाद जो और कार्रवाई उसको भी हम आगे ले जाएंगे। क्योंकि जो 25,000 का इनामी गिरफ्तारी था, गिरफ्तार हुआ, उसके संबंध में जो विनीत जायसवाल है, जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक, उन्होंने साफ कर दिया है कि गिरफ्तारी कर ली गई है, इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी सीधे तौर पर कहा था कि जितने भी आरोपी हैं सबके ऊपर एनएसए लगाया जाए, तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर एनएसए भी सबके ऊपर लगाया जा रहा है। तो अब 2 गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है और इसके बाद अभी 1 लाख का इनामी जो गौरव शर्मा है, उसके लिए भी पुलिस लगातार काम कर रही है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक कदम आगे जरूर बढ़ाया, क्योंकि यूपी के सीएम ने साफ तौर पर यह कह दिया कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और किसी कीमत पर, वो चाहे कितना छोटा आदमी हो या फिर बड़ा, उसी दिशा में जो है वहां की हाथरस की पुलिस भी काम कर रही है। और जल्द ही 1 लाख का इनाम गौरव शर्मा पर घोषित हुआ, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस काम कर रही है। और पुलिस का दावा है कि जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा गौरव शर्मा को, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। लेकिन आज ही 2 और आरोपी इसी मामले में, जिन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन बड़ी मशक्कत पुलिस को अभी भी करनी पड़ रही है। गौरव शर्मा जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है, वो अब तक फरार है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने दावा किया कि बंगाल में जनता अब परिवर्तन चाहती। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी निकले हैं पुरुलिया पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए। इस वक्त ऑन बोर्ड हम मौजूद हैं उनके साथ। नितिन जी, पहला सवाल, बीजेपी क्या उम्मीद है 6 साल के संघर्ष के बाद? आपको लगता है सत्ता में वापस आ पाएंगे? देखिए, इस बार बंगाल की स्थिति ऐसी है कि बंगाल की जनता ने लेफ्ट पार्टी के गवर्नमेंट को आजमाया, निराश होकर कांग्रेस को भी उन्होंने आजमाया और दोनों से निराश होकर फिर उन्होंने ममता जी को अवसर दिया। अब बंगाल की जनता ममता जी पर भी नाराज है, परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के रूप में देश में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो अच्छा काम किया है, अब वो काम को अगर बंगाल का डबल इंजन लग जाता है तो मेरा हिसाब से जनता अब चाहती है विकास और हम लोग कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की तस्वीर बदल सकती है, ये विश्वास लोगों के मन में है और लोग अब ममता जी की सरकार को बदलना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, हमें मेजॉरिटी मिलेगी, हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। सर, बुआ भतीजे का भ्रष्टाचार बीजेपी आरोप लगा रही है। ममता दीदी कहती हैं कि बीजेपी बाहरी लोगों की पार्टी है, तो क्या बाहरी और भीतरी के खेल में क्या बीजेपी फिर बाहर वाली रह जाएगी? देखिए, हमारा सबसे पहले विचारों का विशेषता यही है कि हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश और हम बंगाल की इतिहास, संस्कृति, विरासत का सम्मान करते हैं। हम सब एक हैं, यही हमारी भावना है और इसलिए इस प्रकार का चुनाव में प्रचार करना, चुनाव के कुछ चुनाव जीतने के लिए, ये हमारी विचारधारा परमिट भी नहीं करती और हम ऐसा काम भी कभी नहीं करते। एक हिंसा जिससे पूरा देश मुक्ति पा चुका है, चुनावी हिंसा से, वो हिंसा एक बार फिर बंगाल में बढ़ती नजर आ रही है। असलहे बरामद हो रहे हैं, बम बंदूक बरामद हो रहे हैं। क्या इस बार तैयारी है चुनाव आयोग की, केंद्र सरकार की, कि हिंसा न हो? क्या आपको उम्मीद है कि हिंसा रहित चुनाव होंगे? और देखिए, एक तो पहली बात ये कि शांतिपूर्ण तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने चाहिए। चुनाव की लड़ाई ये विचारों की लड़ाई होती है और हम एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो मेरा विश्वास है कि इन सब बातों को हमने टालना चाहिए। सभी पार्टियों ने शांति और संयम के साथ लोकतंत्र की जीत होगी अगर चुनाव शांतिपूर्ण होगा तो, लेकिन उसके लिए सहयोग करना। लेकिन राजनीतिक हिंसा हो रही है। बीजेपी का आरोप लग रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस वाले मार रहे हैं और चुनाव में हिंसा होगी तो मुझे लगता है हिंसा किसी भी तरीके से हो और कोई भी करे, उसकी निंदा करनी चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं। भाषा की शैली जो है भाषणों की, इस बार आपको लग रहा है कि तो ऐसा चुनाव में देखो, ये एक्शन और रिएक्शन में चलता है, पर हम संयम बरताकर हम विचारों की लड़ाई विचारों से लड़ाएं। यही अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत हमें मिली है और मुझे लगता है उसी का पालन हम करें। आपने दिल्ली से देहरादून 2 घंटा NH9 बना दिया, आपने तमाम ऐसी दिल्ली से बॉम्बे सड़क बना रहे हैं। 6 साल हो गए आपको मंत्री बने हुए। क्या बंगाल में ऐसी सड़क बनाने की डिमांड आई कभी? क्या बंगाल में सड़क
केंद्र सरकार से उस तरह से मदद ली ममता बनर्जी की सरकार ने? बंगाल में भी हमने काफ़ी रोड बनाया है, काफ़ी काम किया है, पर लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस में अगर सरकार का और अच्छा सहकार्य मिलता तो और ज़्यादा काम कर सकते हैं, और निश्चित रूप से हम बंगाल में करना भी चाहते हैं। तो इस बार माना जाए कि जो वोटर होगा वहाँ का चुपचाप कमल साहब को वोट देगा या खुलकर सामने आएगा, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर कि तृणमूल वाले हिंसा करेंगे अगर इस समय बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की तस्वीर को बदलने के लिए और बंगाल के विकास के लिए हमें पूरे तरह सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। नितिन सर, एक और सवाल पूछना है उससे अलग हटकर। राहुल गांधी का कहना है कि इमरजेंसी जो हो गई उसका सबको दुख है, लेकिन अब आने वाले दिनों में अब जो हो रहा है वो इमरजेंसी से ही बदतर है, यानी आपकी सरकार को इमरजेंसी से ही बदतर सरकार बता रहे हैं। देखिए, मैं इमरजेंसी को भुगत हूँ। मेरे ग्रैंडफादर इमरजेंसी में मर गए जब मामा मेरे जेल में थे। अब मैंने अपना उस साल शिक्षा का करियर छोड़ दिया और इमरजेंसी के कारण फिर मैं राजनीति में आया जयप्रकाश जी की प्रेरणा से। तो ये मैंने देख चुका हूँ, वो बहुत ही बुरी हालत थी। मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट में नीरेन डे जो एडवोकेट जनरल थे, अटॉर्नी जनरल, उन्होंने जो जवाब दिया था, उनको पूछा था जज ने कि अगर कोई इमरजेंसी में गोली मार दे किसी को तो क्या उसको न्याय मांगने का भी अधिकार नहीं है? तो उसका जवाब था कि नहीं है। अगर कोई पुलिस अधिकारी गोली मारता है और कुछ होता है तो उसको हेबियस कॉर्पस में न्याय मांगने का अधिकार नहीं। वो स्थिति थी। राहुल गांधी शायद उस स्थिति का अनुभव उन्होंने किया नहीं होगा, और बहुत बुरे दिन थे। और हमारे राज्य में अभी ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, हम लोकतंत्र के साथ चल रहे हैं। उनका आरोप बेबुनियाद और गलत है। सीए हटाओ, हम आएंगे तो सीए हटाएंगे। असम में राहुल गांधी भी पट्टा डाल के गले में घूम रहे हैं, प्रियंका गांधी भी जनता में संदेश दे रही है। देखिए, उनकी अपनी विचारधारा है। हम देशभक्त हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, और चुनाव जीतने के लिए विदेशी नागरिकों को मतदार बनाना और उनको उनके साथ लेना, ये काम अभी ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगे। राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है। पॉलिसी अपीजमेंट, तुष्टीकरण की बात आप लोग आरोप बार बार ममता बनर्जी पर लगाते रहे, लेकिन आरोप लग रहा है कि बीजेपी वहाँ बहुत ज़्यादा ध्रुवीकरण कर रही है, जय श्री राम करके कर रही है, ताकि हिंदू मुसलमान बंटवारा हो और बीजेपी जीते। नहीं, हम कभी जातिवाद और सांप्रदायिक की राजनीति का कभी आधार नहीं लेंगे, ना हम करना चाहते हैं। हम केंद्र में जो हमने विकास कार्य किए हैं उसी के बदौलत बंगाल की तस्वीर को बदलना चाहते हैं और उसी के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक आपने कहा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपने कहा कि कई कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, टेस्ला जैसी कंपनी आए, हम 3 से ज़्यादा सुविधाएं देंगे। क्या कहना है इसके बारे में आपको? निश्चित रूप से आएगी। हमारा देश ऑटोमोबाइल हब वर्ल्ड का नंबर 1 का बनेगा 5 साल के अंदर, ये हमारा सपना है। अब 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, 10 लाख करोड़ की होगी, रोजगार मिलेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और आत्मनिर्भर भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ई व्हीकल, ई कार, ई बस, ई स्कूटर, बाइक, 2 व्हीलर, आपको लगता है? और उसके साथ इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक आएगी और देश की तस्वीर बदलेगी। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी भी आई है और मेरा विश्वास है टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी आपको लगता है इंडिया आएगी? सब आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ सब प्रकार की स्किल्ड मैन पावर है। हमारे वेंडर्स इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कॉम्पिटेंट है, हमारी कॉस्ट कम है, लेबर कॉस्ट कम है। निश्चित रूप से स्क्रैपिंग पॉलिसी के बाद रॉ मटेरियल भी मिलेगा, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान ये ऐसी डेस्टिनी होगी कि हिंदू वर्ल्ड के सभी लोग यहाँ आएंगे। आखिरी सवाल नितिन जी, 5 राज्यों में चुनाव है, क्या स्कोर रहेगा? 5-0, 4-1? हम तो सभी राज्यों में इस बार चुनाव के लिए अच्छी जीत हासिल करेंगे, ये हमारी उम्मीद है।